जेंटलमैन, वो बच्चे जिनका पेशावर सेंटर में इंटरव्यू है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि पेशावर सेंटर में इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस्से के कौन से टॉपिक आ रहे हैं, स्पीकिंग के लिए कौन सा टॉपिक दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। पहले ये दो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनको मैंने कहा कि आप लोगों ने जो जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की, बाकी बच्चों को आप बता दें कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले इन दो बच्चों की बातें सुने, क्योंकि ये ऑलरेडी पेशावर से पास हो चुके हैं। अभी तक इस कोर्स में मेरे 12 बच्चे गए हैं पेशावर सेंटर, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 के 12 बच्चे पास हो गए हैं। आज भी दो बच्चे गए हैं, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएंगे। तो चीज़ें जब आपको पहले से पता होंगी, जब आप आगे जाएंगे किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। पहले इन दो बच्चों को आप सुने, ये जो भी चीज़ें आपको बताते हैं अपने पास आप लिखें, इन पे अमल करें। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अच्छा, मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरा 26 को हुआ था और मैं रिकमेंड हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब एज़ यूजुअल सबसे पहले ऐसे लिखवाए गए। ऐसे में कश्मीर इशू था और इंग्लिश का टॉपिक उर्दू का था। गैर मुल्की त्यौहार का हमारी तहजीब पे असर। अब जो कश्मीर इशू था वो तो काफ़ी बच्चों को नहीं आता था। वो लाइक वो इधर उधर देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इवन बच्चों ने जब कर लिया था तब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 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 होता है कश्मीर इशू। तो एक जनरल नॉलेज अच्छी रखनी है अपनी कि रशिया यूक्रेन वॉर, हमास, इसराइल, इनका इनका तो मस्ट पता होना चाहिए। और इकोनॉमी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लड़के को उसका भी बोला था। तो वो बोलने के बाद हमें हॉल में ले गए, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो मेन कुछ टिप्स मैं दूंगा। टिप्स ये हैं कि एक, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स लग्जरी नहीं, साफ होनी चाहिए। आप साफ सुथरे कपड़े पहने, शलवार कमीज पहन रहे हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, वो साफ सुथरे हों। उसके बाद फिटिंग भी हो। उसके बाद जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी नहीं पर प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स और कंट्रीज़ हैं वो पता होनी चाहिए, करेंसीज पता होनी चाहिए। मुझसे उन्होंने जनरल नॉलेज कितने नहीं कि बस, हाँ, जनरल सिर्फ यही पूछा था कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। फिर उन्होंने बोला साउथ अफ्रीका किस साइड पे है। उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, वो मैंने बता दिया था कि साउथ साइड है अफ्रीका की। फिर उसने उन्होंने बोला रशिया, रशिया लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया कौन सा है, मैंने उसका बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि कैपिटल, मैंने कहा मॉस्को। फिर उन्होंने बहुत ही स्लो आवाज़ में, लाइक वो मुझे सिर्फ ऐसे उन्होंने बोला व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। तब यूएसए उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे सिर्फ ऐसे सुनाई दिया। मैंने 2 सेकंड वेट किया, डायरेक्ट मेरे माइंड में आया। मैंने वाशिंगटन डीसी जैसे ही बोला तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट की तरफ तेज़ी से देखा। मैं समझ गया कि बस मतलब अब समझ गया कि वो पता लग गया कि बच्चा है काबिल। तो इसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने पूछा बेटा एस में स्टैंड्स फॉर। मैंने कहा, मैं थोड़ा सा रिकॉल किया। फिर मैंने बोला सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। उन्होंने बोला अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आप बताएं जी एच क्यू। मैंने उसका भी बता दिया और वो भी मैंने बता दिया। तो मेन चीज़, सिर्फ मेन चीज़ मैं जहाँ तक मुझे लगे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि कर्नल जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनका मकसद ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन का आंसर सही दें या गलत दें। उनका आंसर ये होता है कि हम किस टाइप का आंसर दे रहे हैं। और वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट को हमें जज करने के लिए। अब साइकोलॉजिस्ट वैसे तो नहीं जान सकता, कर्नल डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। जैसे जैसे ही मैं बैठा तो आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैंड्स की और फिंगर्स की प्लेसमेंट सही करनी है। फुट की बैठना सही तरीके से है, जल्दी बैठना है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जैसे ही बैठा और मैंने जैसे ही अपने दोनों हाथ साथ जोड़े, साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे से ध्यान उठाया और मेरी फिंगर्स को देखने लग गई। तो मुझे तो पहले से ही पता था, मैंने अपनी फिंगर्स ऐसी रखी, हाथ मतलब दोनों कर्ल की और ऐसे रखे कि उनको पता ही नहीं लगा। मुझे पता था कि यही देखने देखना है उन्होंने। और वो सारा टाइम मेरे फेस एक्सप्रेशन उनको देख रही थी। और मैं बस कर्नल साहब से बात कर रहा था, मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई। तो मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास प्रैक्टिस से। किसी ऐसे बंदे को ढूंढने जो आपको कोचिंग करा सके, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, शीशे से बात कर लें, रिकॉर्ड कर लें। बाकी ऐसे मैंने यही आईएस बी स्मार्ट स्टडीज से देखे थे कैसे करना है कैसे नहीं करना। और कुछ बस यार काफ़ी इन्होंने से तैयारी की थी मैंने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इन्हीं से ही आते हैं जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बस यही था इंटरव्यू। इंटरेस्टिंग था काफ़ी। अगर हम एक टेस्ट के बजाय इसको एक एक्टिविटी ले लें और इंटरेस्ट, फिर बहुत इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था कि मीन्स के जिसकी वजह से जो है जो काफ़ी ज़्यादा रेशो में जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं और जो किस तरह के बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सर फर्स्ट थिंग ये है कि आपकी जो नीटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। फर्स्ट इंप्रेशन क्योंकि जाता है आप क्योंकि सेंटर जाते हैं और आप थोड़ा सा टाइम से पहले चलें, अपने आप को रिलैक्स कर लें। और जब मोस्टली बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो कुछ होंगे उधर अपने मेरिट्स डीमेरिट्स वाली वगैरह की चीज़ें सर्च कर रहे होंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन वगैरह कर रहे होंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि आप लोग इस चीज़ से अवॉइड करें।
और जब आप उधर बैठ जाएँ फॉर्म के लिए, तो आप उधर ना ट्राई करें कि सबसे ना आगे बैठ जाएँ खामोशी के साथ। और सेकंड चीज़ ये है कि जब आपको उधर ऐसे वगैरह का जो सूबेदार साहब आके टॉपिक वगैरह देते हैं ना, तो वो कुछ सेंटर्स में इस तरह से करते हैं कि जो सूबेदार साहब आते हैं ना, वो आपको टॉपिक के बारे में ना नेगेटिव चीज़ें बताते हैं, तो आपने ना उस तरह से नहीं करना, आपने उनको इग्नोर करना है और आपने ना अच्छे से लिखना है टॉपिक के बारे में। और उस इतना लिखना है कि आप जो चीज़ें आप लिख रहे हैं ना, वो आपके माइंड में भी हों और आपको पता भी हो कि अगर इसमें से कुछ आ भी जाए ना, और वो अगर आपसे पूछ ले, वो क्योंकि घुमा फिरा के पूछ भी लेते हैं, तो आप इतने आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि आपने उनको आंसर कर सकें। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको जितना अच्छा फॉर्म नीट एंड क्लीन फील होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करके चले जाएँ। और सेकंड चीज़ ये है कि जितना अच्छा आपका नीट एंड क्लीन फॉर्म होगा, जितनी अच्छी आपने उस पे राइटिंग वगैरह की होगी, और जिस तरह से सर ने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, आप उनका यूज़ करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली एक मेरिट भी दे देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और अदर थिंग ये है कि ये आपको थोड़ा सा ना बाकी बच्चों से आपको यूनिक भी कर देगा, क्योंकि उधर कुछ बच्चे होंगे वो एसेस वगैरह में डिस्कशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कैमराज लगे होते हैं और वहाँ पे वो अक्सर ऑब्जर्वेशन भी कर रही होती हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग और नीट एंड क्लीन ऐसे जितना आपका हो सकता है आप उतना करें, और ये आपको ना तकरीबन 70% रिकमेंड करवा देगा वहाँ से ही। फिर आपका जो इंटरव्यू जस्ट चलता है, वो उनके साथ गपशप होती है और कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अदर चीज़ ये है कि जब वो आपको वेटिंग एरिया में लेके जाते हैं, तो उधर ना ऑफिसर्स उनका एक लाउंज वगैरह भी कहीं होता है, पर वो ना आपको कहीं ना कहीं से ना देख रहे होते हैं। जो मैंने चीज़ देखी थी सर, वहाँ पे हम जो 7 लड़के थे ना, जिनके मतलब के पेरेंट्स कोई आर्मी से जिनका कोई ना कोई ताल्लुक था, उनका इंटरव्यू सारा कर्नल साहब ने लिया, तो उन्होंने वो 6 के 6 सारे रिजेक्ट कर दिए थे। और एक मैं ही गया था, और मैं इसी वजह से गया था, जो थोड़ी मैंने आपसे जो एसएसबी की भी क्लासेस लेता रहता हूँ, तो उसमें भी जो आपने मुझे वो चीज़ें गाइड की हुई हैं कि उधर भी किस तरह से मैच्योर बिहेव करना है, तो आई थिंक सो मैं इसी वजह से गई हूँ। और इसी वजह से सर मैं भी गया हूँ, और एक और मेरे साथ लड़का था, वो भी आप ही का स्टूडेंट था, वो भी सिलेक्ट हो गया था। तो हम 2 सेलेक्ट हो गए थे। और सर एक और चीज़ जो ये थी, बच्चे वहाँ पे ना कुछ इस तरह से भी बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कि आप कह लें कि करैक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। तो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है आपने। आप उधर बिल्कुल अपना मैच्योर बिहेवियर शो करें, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छा सूट होना चाहिए, और अच्छा सूट ना भी हो पर नीट एंड क्लीन हो और वेल प्रेस्ड हो, और आपके नेल्स वगैरह प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए, आपके हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चे थे, उनका मतलब किस तरह से लग रहा था जैसे अभी सो के उठे हैं और इधर इंटरव्यू देने आ गए हैं। और अदर थिंग ये है कि आप कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के जाएँ, कोई इशू नहीं है। मैं 154 में सर जो नॉट रिकमेंड हुआ था, ये वही कर्नल साहब थे जिन्होंने मुझे किया था, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, और जो मैं उस टाइम नॉट रिकमेंड हुआ था, उसकी यही पर्पज़ था कि मैंने जो है ना, ड्रेसिंग मेरी अच्छी थी, मेरे कपड़े भी थोड़े से बड़े छोटे थे और अजीब से थे, और हेयर कटिंग भी आप कह लें कि इतनी कोई अच्छी ख़ास नहीं थी। और सर ना मुझे मतलब कि चीज़ें भी नहीं आती थी, और जो उधर ही जाके मैंने फिर फॉर्म देखा था, तो फिर मुझे उधर से वो चीज़ें पूछे थे, और उन्होंने मुझे इतना कन्फ्यूज़ उस टाइम पे कर दिया था 154 में जो मेरे साथ हुआ था, कि उन्होंने मेरे से पहले ऐसे सवाल पूछे थे कि वो आई थिंक तो किसी को भी नहीं सेंटर में आते होंगे। उन्होंने फिर मेरे से ये पूछ लिया कि आपने अपने मेरिट में क्या लिखा, मुझे ये भी नहीं याद आया था। तो ये चीज़ें उधर मैंने 154 में की थी, पर अगर अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँगे, और आप क्योंकि इनिशियल इंटरव्यू में सर इस तरह से होता है कि जो बच्चा मेरे अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन नहीं करके जाएगा, वो उसका वो नहीं पास कर सकता, बहुत मुश्किल है। और आपके शूज़ एंड बिल्कुल प्रॉपर साफ़-सुथरे होने चाहिए। और सर अदर चीज़ ये थी कि मेरी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात करता था, तो बीच में बहुत ज़्यादा पॉज़ेज़ आ रहे हैं, और वो जैसे वो बच्चा रट्टा लगा रहा है, तो उस चीज़ में वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता था, जो मैंने भी 154 में किया था। पर सर वो जो आप हमें पढ़ाने के बाद जो आप हमें एक लिंक सेंड कर देते थे, उस पे हम काफ़ी सारे लड़के होके बैठ के बातचीत करते थे। सर तकरीबन मैंने आपके क्लासेस में उसकी 1 महीने के लिए प्रैक्टिस वगैरह की है, और अब मैं माशाल्लाह इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता हूँ कि अगर मुझे कोई भी आप टॉपिक मेरे सामने रख देंगे ना, तो मैं ये कि ना मैं घबराता हूँ ना कुछ भी नहीं होता। पहले-पहले शुरू में ये होता था कि हालाँकि फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन भी नहीं होता था, हम फ़ोन से ही वो कर देते थे, पर मेरे हाथों में वो शिवरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होने लग जाती थी। पर इन चीज़ पे सर वर्किंग वगैरह की और अब माशाल्लाह इम्प्रूव की है। और सर जब मैं 155 में गया था, जब आपसे प्रिपरेशन की थी मैं, क्योंकि तभी आपके पास आया था। तो सर वही कर्नल साहब थे, और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बातचीत हुई थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों पे एप्रिशिएट भी किया था। हँस खेल के मतलब कि अच्छे से हमारी डिस्कशन चल रही थी, वो भी स्माइल कर रहे थे, मैं भी स्माइल कर रहा था। और जिस तरह से आपने मुझे चीज़ों के बारे में प्रिपेयर कराया था, वो तमाम चीज़ें मैंने ना उसी तरह से अच्छे से प्रिपेयर की थी। और सर वो जो हम इंग्लिश स्पीकिंग में जो चीज़ें करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। और जो मैं ऐसे के टॉपिक्स करके गया था, जो
आपका आपने जो हमारे साथ शेयर किए थे लिंक्स वगैरह जो आपके यूट्यूब चैनल पे भी हैं, अगर ये मेरे अकॉर्डिंगली कोई भी बच्चा ये कर लेगा ना, तो वो लेक्चरेट भी कर सकता है मेरे अकॉर्डिंगली ISSB में, क्योंकि उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो और वो इनिशियल कैसे फिर कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके पास जितना नॉलेज आ रहा था आप चीज़ों को मैशअप भी कर लो तो आप एक अच्छा ऐसे लिख देते हो। तो सर मेरा बस यही था, रिकमेंड होने की वजह थी कि एक मैं अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड था, और सेकंड चीज़ ये थी कि मेरा ड्रेसिंग अच्छी की हुई थी और मैंने अपने आप को बिल्कुल वेल ग्रूम करके गया था। मेरी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, मतलब कि इतनी अच्छी थी कि मैं उनके साथ बड़े आराम से बातचीत कर रहा था और मैं पैनिक नहीं किया। और सर उधर जो इस तरह से भी कुछ होता है कि फॉर एग्जांपल अगर डोर थोड़ा सा हार्ड है तो बच्चा दरवाज़ा खुला छोड़ के कुर्सी के पास जाके खड़ा हो जाएगा, या उसकी बॉडी में भी थोड़ी सी शिवरिंग वगैरह आ जाएगी। तो ये चीज़ उसको अकॉर्डिंग टू मी नॉट रिकमेंडेशन की तरफ ले जाती है। और अगर उसका फॉर्म वगैरह पुअर फिल होगा, अगर वो इधर से प्रिपरेशन नहीं करके जाएगा, फॉर एग्जांपल उसको टॉपिक पे बात नहीं करनी आती, अगर उनको किसी पे डाउट होता है ऐसे वगैरह पे, तो वो उसको टॉपिक भी दे देते हैं। और कभी कभार वो ये भी पूछ लेते हैं कि जो आप ऐसे का टॉपिक है वो क्या है। अगर आपको वो भी नहीं आता तो फिर वो डेफिनेटली फिर आपको नॉट ही कर देती हैं। तो सर ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे करना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंगली इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ना भी करें, पर आपको चाहिए कि आप लाजमी उसकी प्रैक्टिस वगैरह करें, क्योंकि आप उधर इधर से आप जितना अच्छे से अपने आप को टफ टाइम देंगे, प्रिपरेशन करके जाएंगे, उधर आपके लिए उतना ही आसान होता है। और सर मेरे सेंटर में कुछ बच्चों का काफ़ी लेंथी इंटरव्यू भी गया था, पर मेरा हार्डली 3 से 4 मिनट गया था। और मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि वो उनकी कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी तो कर्नल साहब चले गए थे, तो हमारा वो लिया भी कर्नल साहब ने। तो उन्होंने जिन बच्चों का लिया उनमें से खाली एक में ही रिकमेंड हुआ था, और बाकियों को मेजर साहब प्लेयर थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे नोट किए। तो सर यही मेन वजह है कि इमेच्योर बिहेवियर अगर आप शो करेंगे तो आप फेल हो। आप उधर कोई वल्गर लैंग्वेज वगैरह यूज़ करोगे वेटिंग एरिया में बैठ के, वो तीनों बच्चे सर फेल हो गए थे जो मेरे आगे बैठ के ये चीज़ें कर रहे थे, वो तब भी आपको फ़ेल कर देंगे। और सर अगर आपका फॉर्म नीट एंड क्लीन फिल नहीं, मतलब कि अगर अच्छे से फिल नहीं होगा, फिर आपको जीके में वो काफ़ी ज़्यादा फंसा देंगे, और फिर वो देख लेते हैं इस तरह से चीज़ें वगैरह भी। और सर ऐसे में अगर आप थोड़े से नेगेटिव वगैरह जा रहे हो, और सर एक और चीज़ है कि जो आपने हमसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं ना, कि आपने जो जो चीज़ें बताई हुई हैं, बच्चों को काफ़ी ना इमेच्योर रिस्पॉन्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप आजकल के दिनों में क्या कर रहे हैं, आपका सेकंड कैरियर ऑप्शन क्या, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये तो वो चीज़ें जो मतलब कि एक बच्चे को सिलेक्ट भी करवा सकते हैं, रिजेक्ट भी करवा सकती हैं, पर उनके काफ़ी मैच्योर रिस्पॉन्सेज होती हैं सर। तो इन चीज़ों पे अगर मेरे अकॉर्डिंगली कोई वर्किंग कर ले और अच्छे अंडर गाइडेंस में चला जाए तो डेफिनेटली वो पास कर लेगा। यही तो सर, थैंक यू, दैट्स ऑल। सर और एक और चीज़ भी थी मेरे भी माइंड में क्लिक की है कि अगर आपने अपने बच्चों ने अगर जो आंसर्स हैं ना जो क्लासेस ले रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि वो लाजमी आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि अगर जो खाली मैच्योर भी रहेगा, ये एक बच्चा ये भी था मेरे से जो आगे था, वो बड़ा अच्छा था, उससे मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मतलब ये भी इंशाल्लाह कर लेगा, पर वो नहीं कर पाया क्योंकि उसके वो आंसर्स ना इतने मैच्योर नहीं थे उन चीज़ों के रिगार्डिंग। उसने वही ब्लेंडर्स किए थे जो आपने हमें जो क्लासेस ले रहे थे जो मना किया हुआ था। और सर वो जो आपका जो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स वाला लेक्चर है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और ये बच्चों को ये कहूँगा कि ये आपके साथ लाजमी ये चीज़ें अपनी वो डिस्कस करके जाएँ। अभी इन बच्चों का एक्सपीरियंस आपने सुन लिया। इससे के जो टॉपिक आए हैं जी वो वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड, ये टॉपिक रिपीट हुआ एक बच्चे को। दूसरे बच्चे को रिपीट हुआ है जी प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, इंग्लिश के ही, ये भी तैयार करना है। एक और बच्चा है जिसको रिपीट हुआ है जी पॉवर्टी, ये भी तैयार करना है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी रिपीट हुआ है, ये भी तैयार करना है। इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये भी अभी तक रिपीट हुआ है, ये भी तैयार करना है। उर्दू में है जी वसाइल की कमी का तदारक, ये तैयार करना है आपने। मेरी ज़िंदगी का पछतावा, ये उर्दू का हिस्सा है, ये भी तैयार करना है आपने। इसके बाद है जी गैर मुल्की त्यौहार का हमारे तहजीब पर असर, ये उर्दू का हिस्सा है, ये भी तैयार करना है। इसके अलावा जो इससे आया है वो है जी कि क्या गरीब आजकल के दौर में तरक्की कर सकता है, ये तैयार करना है। एक और आया जी कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही है। तो ये सारे जो इससे के टॉपिक्स है ये आपने तैयार करने हैं। आपसे पहले बच्चों को पेशावर में रिपीट हो चुके हैं, आपको भी रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा जो पेशावर सेंटर में पूछे जाते हैं जी, जब भी आप जाएंगे आपसे एक फॉर्म फिल किया जाएगा। तो वो जो फॉर्म है ये बहुत ज़रूरी है। ये जो बच्चे पास हुए मेरे, इन सब को मैंने वो फॉर्म यहाँ पे दिया था। इनको मैंने यहाँ से ही बता दिया था कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन से मिस्टेक नहीं करने, फॉर्म से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हॉबीज और स्पोर्ट्स सोच समझ के आप लिखें। साइकोलॉजिकल जो फॉर्म है वो भी आपने सोच समझ के फिल करना है। तो यहाँ से जब आप तैयारी करेंगे आगे जब जाएंगे किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। मजीद बाज़ बच्चों को टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आप बात करें। तो टॉपिक यही नॉर्मल दिया जाता है कि को एजुकेशन पे बोलें, सोशल मीडिया के एडवांटेज डिसएडवांटेज, टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इकोनॉमी के बारे में टॉपिक दिया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छा आपका होना चाहिए।
वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, इसका रीज़न भी आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हॉबीज़ और स्पोर्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। बायोडेटा फॉर्म से आपसे लाजमी क्वेश्चन वो करते हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ये भी आपने तैयार करने हैं। आजकल आप क्या करें, क्यों आपको सिलेक्ट करना चाहिए, अगर हम आपको रिजेक्ट कर देंगे क्या करेंगे आप, ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तैयार करना है आपने। बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस का मसला होता है, वो बात नहीं कर सकते। अगर आप बात नहीं कर सकते, कभी भी आपको पेशावर सेंटर से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए जब हमारे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे टॉपिक पे भी बोलते हैं, बाकी बच्चों को जब सुनते हैं उनके नॉलेज में इजाफा होता है, जब वो खुद क्लास में बात करते हैं उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है और नॉलेज में भी। जब आप यहाँ पे मॉक इंटरव्यू देंगे वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि पेशावर में पूछे जाते हैं। यहाँ से जब आप तैयार कर देंगे, आगे जब जाएंगे जब वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने के लिए, ये यूट्यूब चैनल का नाम है SSB स्मार्ट स्टडी। इस यूट्यूब चैनल पे जाएं, सॉल्व एस्से के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, वो रात को 8 बजे होती है जूम ऐप पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है 0326611100, 033525354556। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं।